अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नजर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अशमत जामी और आज कोयटा स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं मुजीबुर रहमान शाह निज़ाम। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। पीआईए का कोई भी मुलाजिम हड़ताल, मुजाहरा या तालाबंदी नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वाला शख्स मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। वजीर आजम ने लाजमी सर्विस एक्ट 1952 में 6 माह की तौसीह कर दी। एक्ट की रूह से पीआईए की तमाम यूनियंस तहलील हो जाएंगी। मुलाजमीन के हालिया एहतजाज से इदारे को 70 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एसेंशियल सर्विसेज की वजह से मुझे नहीं श्योर कि इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोई लाठीचार्ज या कोई डंडे बरसात जाएंगे हम पे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो पीआईए में सरमायाकारी कर सकें। मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर किसी ने हड़ताल की तो इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हमने मुतबादिल बंदोबस्त भी कर लिए, जहाज उड़ते रहेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद का ऐलान। पीआईए मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज जारी रखने के साथ साथ मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी। हमने पायलट्स का बंदोबस्त भी कर लिया हुआ है, हमने इंजीनियरिंग स्टाफ का बंदोबस्त भी कर लिया हुआ है, हमने मुतबादल बंदोबस्त कर लिए हैं। जो हड़ताल पे जाएगा उसकी नौकरी खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। NA 122 में स्पीकर अयाज सादिक को एक बार फिर डी-सीट करने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ वोटों की मुंतकिली के सबूत देने में भी नाकाम रही। कलदम BLF के कमांडर डॉक्टर मनान बलोच अपने 4 साथियों समेत फायरिंग के तबादले में हलाक। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अब कैसी है, जायजा लेंगे आज के नुक्ते नजर में। सुप्रीम कोर्ट में लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। और इन अहम मौज़ूआत पर आज का नुक्ता नजर आप देख पाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब आज हमारा साथ दे रहे हैं कोयटा स्टूडियो से, तो बलूचिस्तान और कोयटा की सूरत हाल का जायजा उनकी जुबान से हम जानेंगे प्रोग्राम के आने वाले सेगमेंट्स में। लेकिन शाम साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे पीआईए के हवाले से। हड़ताल जारी थी, 70 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका था, तो अब हुकूमत ने बिलाखिर जो सर्विसेज एक्ट है उसका निफाज कर दिया है। अब जो मुलाजमीन एहतजाज नहीं कर पाएंगे, जो एहतजाज करेगा वो बरतरफ समझा जाएगा। क्या कहते हैं आप इस फैसले पर? ये एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है जी, यानी जब आप किसी सर्विस को लाजमी करार दे देते हैं तो फिर हड़ताल करने का हक सल्ब हो जाता है। हुकूमत ने ये जो एहतजाज करने वाले हैं इनके कायदीन से मुज़ाकरात किए थे, उन्होंने ऑफर की थी कि 6 महीने तक वो कार्रवाई जो है मौखर कर देते हैं और पीआईए इसी तरह चलाई जाएगी। इस दौरान में जायजा ले लेंगे क्योंकि पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है जी और ये 350 अरब की मकरूज है। इसके एसेट्स जो हैं वो तहलील हो चुके हैं और ऐसे में अब अरबों रुपए का नुकसान करते चले जाना और हुकूमत के सुपुर्द रखना, इसको एक बड़ा हमाकत का खेल है। और ये फैसला किया गया कि इसे सरकारी कंट्रोल से आजाद किया जाए। ठीक। तो हुकूमत ने यह कहा कि हम 25 या 26% शेयर इसके किसी को बेचेंगे, गोया उसके साथ एक पार्टनरशिप कर लेंगे, बाकी शेयर हुकूमत के पास रहेंगे और इंतजामिया दूसरे शख्स को दे दी जाएगी या दूसरे ग्रुप को। और लेकिन जो एहतजाज करने वाले हैं उनको ये कबूल नहीं हुआ और जाहिर है कि उनकी खुशनुदी की खातिर कौम और मुल्क का नुकसान तो नहीं किया जा सकता। ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब मरहूम ने जो 2 काम ऐसे किए थे जो पाकिस्तान आज तक उनके नताइज से निकल नहीं सका। एक तो ऑपरेशन जबराल्टर था जो मकबूजा कश्मीर में उन्होंने गुरीले भेजे थे और उसके बाद दूसरा जो है ये जब नेशनलाइज किया उन्होंने पाकिस्तान के सनती अदारों को जी। पीआईए कौमी अदारा था, वो उस वक्त तो जाती मलकियत में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से निजी अदारों पर कब्जा किया गया और पाकिस्तान की सनती तरक्की जो थी उसको दांव पे लगा दिया गया, तो उसके असरात फिर मुरतब हुए और पीआईए जिस हाल में पहुंची है तो आप सबके सामने है। तो उसका एक ही हल है कि हुकूमत
इसके इंतजाम से अपना हाथ खींच ले। ठीक। अब जो सियासतदान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, दरअसल वो अपने हाली मवालियों को नौकरियां देते रहे हैं। हजारों की तादाद में उन्होंने लोग भर्ती किए हैं यहाँ, जिन्होंने पीआईए को, इसी तरह रेलवे को नुकसान पहुंचाया है। और ये किसी मुलाजिम को, किसी कारकुन को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो हुकूमत की पॉलिसी बनाए। पॉलिसी बनाने का हक लोगों ने हुकूमत को उनको दिया है जो इक्तदार में है, और उनको अपने मंशूर के मुताबिक काम करना है। तो वो अपने कारकुन जो है अपने हकूक की बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी डिक्टेशन नहीं दे सकते। शाम साहब, तो पहले भी ये मुझे याद है कि 27 जनवरी को मुझे याद है प्रोग्राम हमने जो किया था, और आपसे मैंने यही पूछा था कि क्या हल है इस सोल्यूशन का, जो अब इस मामले का, यानी कि जो हड़ताल जारी है और काम नहीं हो पा रहा, पीआईए के ऑफिस बंद हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो आपने क्या कहा था, नाज़रीन को भी दिखाते हैं। इसके लिए मुनासिब बात यह है कि ये हुकूमत इनसे बैठे, इनसे मशवरा थोड़ा सा कर ले, और ये भी कुछ खुदा खौफी कर ले। वो करना पर एक तरीका वो होगा डंडे वाला कि एसेंशियल सर्विस करार दे दी जाएगी, लाजमी सर्विस, और हड़ताल इसमें हो नहीं सकेगी। फिर जो हो सो हो। लेकिन शामी साहब, अब जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है पीआईए की, वो ये कहती है कि हाँ जी मुज़ाकरात के लिए तो अब हम तैयार हैं, लेकिन साथ में हम एहतजाज भी जारी रखेंगे, लाठियां डंडे खाने को भी हम तैयार हैं। तो लग रहा है आपको कि इस नए फैसले से हुकूमत के, इससे रुक जाएगा मामला एहतजाज का, हड़ताल का? देखिए, अगर वो फिर हुकूमत के साथ टकराना चाहते हैं और यानी वो एक और तरह के तालिबान बन जाना चाहते हैं, तो फिर देखा जाएगा। अगर ताकत का ही मुजाहरा है तो फिर ताकत निपट लेगी उनसे। उनको अपनी कोई खुदा खौफी करनी चाहिए। हमने पहले भी उनसे अर्ज किया था, अपने हकूक की बात करें, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां ना बनाए। वो उनको इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो पॉलिसियां बनाए और कौम अरबों रुपए उनकी खातर नुकसान उठाती रहे और कहां से मांग मांग के लाती रहे और उनकी जेबें भरती रहे। ठीक। आज फिर परवेज रशीद साहब भी बोले इस मामले पर, उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए और नाज़रीन आप भी देखिए। जो हड़ताल पे जाएगा उसकी नौकरी खत्म होगी, फिर उसको दोबारा जो मर्जी कर ले उसको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये कल्चर हमने पाकिस्तान में अब बनने नहीं देना कि आप आंखें भी दिखाएं, आप धौंस भी जमाएं, आप अदारों को तबाह भी करें और उसका खसारा पाकिस्तान के ऊपर बोझ बनता रहे। हमने पायलट्स का बंदोबस्त भी कर लिया हुआ है, हमने इंजीनियरिंग स्टाफ का बंदोबस्त भी कर लिया हुआ है, हमने मतबादल बंदोबस्त कर लिए हैं। फ्लाइट्स इंशाल्लाह ताला उड़ती रहेंगी। सिर्फ वो लोग जो हड़ताल पे जाएंगे उनके पर काटे जाएंगे। राम साहब, मुतबादल बंदोबस्त भी हुकूमत ने कर रखा है, जहाज उड़ते रहेंगे, तो मतलब ये जो मुलाजिमीन ऑलरेडी हैं इनका क्या बनेगा फिर? भाई, जो लोग हड़ताल पे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, वो गोया इस बात की दावत दे रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फिर वो जाने और कानून जाने और हुकूमत जाने। सही। खुदकुशी का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकते ना आप जी। अगर कोई खुदकुश धमाका करने पर तुल गया हो तो उसका आप हाथ तो नहीं पकड़ सकते। लेकिन अब ये पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब कह रहे हैं कि हम तो जी मुलाजमीन का साथ देंगे, और जो मुलाजमीन की कमेटी है वो ये कह रही है कि हम अदालत में चैलेंज करेंगे इस नोटिफिकेशन को। जहां मर्जी चले जाएं, ये पीपल्स पार्टी ही ने तो मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको इस हाल तक पहुंचाया है। ना ये नेशनलाइजेशन होती, ना ये अदारे जो कौमी थे इन पे भरे जाते, जियाले भरे जाते, ना इनके अरबों रुपए के खसारे होते, ना इनकी लूटमार होती और ना इस हाल पे पहुंचते। अब चोर बचाए शोर वाला मामला है। तो सईद गनी साहब शौक से जहां मर्जी जाएं, अदालत में जाएं, इलेक्शन में जाएं, जो चाहे करें। ठीक है। अब नाज़रीन, यहां प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, हमने जिक्र किया था कि शाम साहब आज क्वेटा में है। उसकी वजह यह है कि प्रॉस्पेक्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन बलूचिस्तान, इस मौजू पर यानी बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के सिलसिले में ये एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है क्वेटा में। वहाँ शाम साहब तशरीफ रखते हैं, उसमें आज शरीक भी हुए। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर अहम रहनुमाओं ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, अपने ख्यालात का इजहार किया। शाम साहब, सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा। ये कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है डिवोट जी, जो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं बलूचिस्तान के शहरी,
उनके पसमानदगान की इमदाद के लिए और उनकी अश्कशोई के लिए कायम हुई है। तो एक वो एनजीओ है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान जिसके वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, उन्होंने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसे हुकूमत बलोचिस्तान ने स्पॉन्सर किया है। और इसका मौजूद था बलोचिस्तान में अमन और खुशहाली के इम्कानात, खास तौर पे सी पैक के हवाले से जी। तो इसमें मुल्क भर से जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके वाइस चांसलर्स और सीनियर प्रोफेसर आए थे, कुछ मीडिया पर्सन्स आए थे, और यहाँ भी बड़ी तादाद में सियासी कारकुन और वफाकी और सूबाई वज़रा और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और मीडिया के लोग जो हैं इसमें शरीक हुए। और इसमें जो कमांडर सदरन कमांड है आमिर रियाज जी और वजीर आला बलोचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी दोनों मौजूद रहे। और ये एक बड़ी मुनफरिद कॉन्फ्रेंस थी और आज इसका पहला दिन था, कल भी जारी रहेगी। इसमें यानी तालीमी अदारों से ताल्लुक रखने वालों ने और मीडिया पर्सन्स ने और सियासतदानों ने अपने अपने नुक्ता नजर का इजहार किया और बलूचिस्तान के हालात पर, मसाइल पर और उनके हल पर रोशनी डाली। ठीक। तो ये सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने जो वजीर आला के तौर पर ये एक बड़ा ही अहम कदम उठाया है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल जिंदगी में ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। ठीक। इसमें यानी वजीर आला और कमांडर जो है सदरन कमांड के, वो सुबह से लेके शाम तक मौजूद रहे। एक एक लफ्ज उन्होंने सुना और उस मुकालमे में हिस्सा लिया, बाद में अपने ख्यालात का इजहार किया। कल इसका दूसरा दिन है और उसमें भी वो मौजूद रहेंगे। और इससे पहले हमने कल जो कमांडर सदरन कमान है जी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, उनके साथ एक तफसीली मुलाकात की थी कुछ 3 घंटे की, और उसके बाद उनके यहाँ खाना खाया था। तो ये बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उसके हवाले से एक ऐसी डिस्कशन जो है जो पहली बार मुनक़िद हुई है और इतनी तवज्जो से वजीर आला उसमें शरीक हुए हैं और कमांडर शरीक हुए हैं कि इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मैंने कभी वफाकी या सूबाई सतह पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस और उसमें अहले इख्तिदार की इतनी दिलचस्पी नहीं देखी। अब इसमें मुख्तलिफ मामला ज़ेर बहस आए और जो लोग टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं जी, उनके जो वरसा थे वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी हंगामा किया अपना और ये मीडिया से शिकायत की कि उनकी कवरेज नहीं हुई, उनके मजालिम बयान नहीं करता कोई। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने अपनी अपनी बात की, अपना अपना नुक्ता नजर बताया। और शाम साहब आपने सी पैक का जिक्र भी किया था कि देखिए जी, आपने सी पैक का जिक्र किया था, उसकी बलूचिस्तान की जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल हम हैं जी जी, उस पर हम बात करते हैं जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है। लेकिन सी पैक का आपने जिक्र किया तो उस हवाले से खबर थी आज कि जो चीन के सदर जी जिनपिंग हैं वो जब हसन रूहानी साहब से मिले अभी चंद रोज पहले, तो हसन रूहानी साहब ने उन्हें यह कहा कि 36 किलोमीटर की दूरी पर है गवादर और चार बहार, तो आप उसको छोड़ें, यहां पर तामीर तरक्की करें, यहां में फैसिलिटेट करें। और ये जो खबर है, ये जो मामला है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की खिदमत में पेश भी किया गया, जो यानी खुफिया ज़राए उन्होंने वहां भेजा कि ये डिस्कशन हुई है दो सुदूर के दरमियान। तो कुछ कीजिए सी पैक के हवाले से। हमारे वजाहत खान साहब ने वहां भी इस खबर का जिक्र किया था। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने भी, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इसका जायजा लिया और दूसरे मुकर्ररीन ने भी। देखिए ये मुमकिन नहीं है। सवाल यह चार बहार तक कैसे पहुंचेगा चीन? अगर यानी पाकिस्तान के रास्ते जो कारवाने तजारत नहीं गुजरता तो फिर उसने चार बहार कैसे पहुंचना है? समंदर तो चीन के पास मौजूद है, असल में तो रास्ता जो है उसका ताल्लुक है ना। तो गवादर जो है उसको लिंक किया जाएगा जब चाइना के साथ, तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के जरिए होगा ना, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और गिलगित बल्तिस्तान से वो सड़क गुजरेगी तो गवादर तक पहुंचेगी ना, और सिंध से भी शायद गुजरना पड़ेगा उसको। तो गवादर पहुंचना मसला नहीं है। चीन कोई लैंड लॉक इलाका नहीं है।
ठीक। कि उसके पास समंदर ना हो। उसके पास समंदर मौजूद है जहां उसको सिर्फ कई हजार किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, यानी गवादर तक पहुंचने के लिए। जी हाँ, वो 12,000 अगर वो से ज्यादा हो समंदर जाता के है। रास्ते जी। आए तो जी जी उसकी मसाफत कम हो जाती है, तो चाबहार उसके मकासद की तकमील नहीं कर सकता। चाबहार कैसे पहुंचेगा चाइना? तो ये तो किसी ने ऐसे ही ये खबर उड़ा दी है। ये बात हो सकती है कि हसन रूहानी साहब ने उनसे कहा हो कि चाबहार जो है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो तो एक कोई पेशकश हो सकती है। जाहिर है कि चाबहार से अफगानिस्तान को फायदा हो सकता है, लेकिन चीन का तो कोई ऐसा मसला समझ में नहीं आता। किसी ने हमारे जैसे रिपोर्टर ने ये खबर उड़ा दी होगी बगैर कुछ सोचे समझे, नक्शा देखे या हकायक को मालूम किए। ठीक। अब बलूचिस्तान की जो अमनो अमान की सूरत हाल है उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अमनो अमान की सूरत हाल तो देखिए बलूचिस्तान की। अब यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो तो अपना काम जारी रखे हुए हैं, और ये जो अभी डॉक्टर मन्नान बलोच जो हैं, जो BLF के सेक्रेटरी जनरल थे जी, वो भी मारे गए एक झड़प में 4 साथियों समेत। उससे पहले अल्लाह नजर, डॉक्टर अल्लाह नजर के बारे में भी ये इत्तला आई थी। और जो सरफराज बुख्ती साहब का तो ये चैलेंज है कि डॉक्टर अल्लाह नजर भी अब इस दुनिया में नहीं है, अगर वो अपनी ऐसी वीडियो भेजें जो ताजा रिकॉर्ड की गई हो तो फिर वो मानेंगे। तो अब यहाँ अमनो अमान की सूरत हाल तो बहुत बेहतर हुई है, यानी कार्रवाइयां जो हैं मुजरमाना उनमें बहुत कमी आ गई है, भत्ते में भी, तावान में भी, टारगेट किलिंग में भी। और अभी भी देखिए जो वजीर आला ने ये बात कही कि बलूचिस्तान के नुमाइंदे हम हैं, ठीक, क्योंकि हमें लोगों ने मुंतखब किया है, तो बलूचिस्तान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। को एक या दो रुकन जो है असेंबली में रखने वाली पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, और हम बलूचिस्तान के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और CPAC की तामीर करेंगे। और बलूचिस्तान जो है, ये लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने ये कहा कि बलूचिस्तान जो है उसके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल मौजूद है कि हमारे खानदान का ये ऐसा फर्द है, ये बच्चा था जो अब बड़ा हो गया है और पूरे खानदान के काम आ सकता है, पूरे खानदान के लिए कमाई कर सकता है। उनका इतना पोटेंशियल है मादनियात का और दूसरे वसाइल का कि अगर उन्हें बुरुए कार लाया जाए तो $1 ट्रिलियन तक की आमदन हो सकती है आने वाले कई सालों में। जाहिर है आज की बात नहीं है, ये कई साल लगेंगे इसको। लेकिन आप देखें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के बगैर, यानी पाकिस्तान के दूसरे सूबों के बगैर और दूसरे सूबे जो है बलूचिस्तान के बगैर, ये गवादर और चीन के को लिंक नहीं कर सकते। सही। चीन जो है गवादर तक पहुंचने के लिए उसको एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, और गवादर को भी चीन तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों में से गुजरता है। तो इसलिए ये जो राहदारी है ये एक सूबों को एक मुत्तहिद भी कर रही है कि उनका सबका मुश्तरका मुफाद से वाबस्ता है। बिल्कुल ठीक। शाम साहब यहाँ ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, हम नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दीगर मौज़ूआत की जानिब रुख करेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं उज़ैर जान बलोच की गिरफ्तारी के हवाले से, और अब ये मामला क्या रुख अख्तियार करता दिखाई देता है, इस बारे में शामी साहब का नुक्ता नजर जानते हैं। शामी साहब, पहले तो जब गिरफ्तार हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने पहचानने से और उनके साथ मरासिम से इनकार कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई बयान सामने उसमें उन्होंने माना है कि पीपल्स पार्टी ही उन्हें असलहा देती थी लियारी गैंग वॉर के सिलसिले में। तो ये जो उनकी गिरफ्तारी है, ये इससे किस किस को खतरा हो सकता है और मुस्तकबिल में क्या चपकलिश हो सकती है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो उनके हवाले से खबरें आ रही हैं, जब तक वो मुसद्दका तौर पर हमारे सामने ना आ जाएं या कुछ चालान की सूरत में पेश ना हो जाएं या मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ उनकी बुनियाद पर कार्रवाई शुरू ना हो जाए, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि उनमें कितनी सदाकत है। यानी पहली बात तो यह है कि जो उज़ैर जान बलोच से जो बातें मंसूब की जा रही हैं और वो कितनी हकीकत पर मबनी है, और दूसरी बात यह कि जो उज़ैर है वो कितना सच बोल रहा है। दो बातें अलग अलग हैं, तो तफ्तीश के मराहिल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये उज़ैर जान बलोच को पकड़ा गया है लियारी के करीब से, ये दावा किया गया है।
अब ये हम सब जानते हैं कि ये इस पीपल्स पार्टी ने एक जमाने में इसके सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी को मेरा ख्याल 20 लाख रुपए जी। और फिर बाद में जब पीपल्स अमन कमेटी से कोई मामला उनका दुरुस्त हुआ और पीपल्स पार्टी ने समझा कि उसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या उसकी मुआवनत ली जा सकती है, तो उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। फिर जब ये रेंजर्स ने कार्रवाई शुरू की तो उजैर जान बलोच जो है वो यहां से फरार होने में कामयाब हो गया। दिसंबर 2014 में इसको पकड़ा गया है मुत्तहदा अरब अमारात से। जी हाँ। और बताया गया कि ये शायद ईरान जा रहे थे, सरहद पार कर रहा था और कार पर सफर कर रहा था एक दूसरे पासपोर्ट पर और दूसरी शिनाख्त पर, कैसे पकड़ लिया गया है। अब दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊं कि जो सिंध पुलिस है उसने वफाकी हुकूमत से ये दरखास्त की थी कि इंटरपोल को ये कहा जाए कि वो इसको गिरफ्तार करे और इसके वारंट जारी कराए जाए इंटरपोल से, क्योंकि कई मुकदमात में वो मतलूब है, कत्ल के, तावान के, भत्ते के मुकदमात में। अब वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के कहने पर इंटरपोल से राब्ता किया और इसके रेड वारंट जारी कराए। गोया इसकी गिरफ्तारी जो है जब इंटरपोल ने की है तो उसमें तो सिंध हुकूमत की रजामंदी शामिल थी। अब गिरफ्तारी के बाद सिंध पुलिस के अफसरान जो है वहां जाते रहे, कई बार गए ताकि इसकी कस्टडी ली जा सके। ठीक। लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं हो सकी और उजैर को उनकी तहवील में नहीं दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद यह खबर आई कि ये किसी तहवील में, किसी एजेंसी की तहवील में ले लिया गया है। गोया आप ये कह सकते हैं कि दुबई के हुक्काम ने इसे सिंध पुलिस के हवाले नहीं किया। ठीक। तो इसकी वजह यह होगी कि कोई और अदारा उसको तहवील में लेना चाहता होगा और इसने उसे 13 माह पहले कहते हैं कि उसकी तहवील में ये आ गया। फिर कभी खबर छपी कि इसे पेशावर लाया गया है, कभी खबर छपी कहीं और रखा गया है। अब इसकी गिरफ्तारी की इत्तला दे दी गई है और रेंजर्स के इसे हवाले कर दिया गया है। ठीक। इसका मतलब यह हुआ श्याम साहब, अब ये क्यों ये किसी वफाकी अदारे ने इसको अपने कब्जे में ले रखा था और किसी मुनासिब वक्त की तलाश थी और अब वो अचानक उसकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया है। पहली तो यही बात बड़ी मानी खेज है कि सिंध पुलिस जो है उसे नहीं दिया गया, उसकी तहवील में इसे क्यों नहीं दिया गया। और फिर यह है कि किसी दूसरे अदारे ने इसे कैसे वहां से हासिल किया और फिर अब 12-13 माह के बाद किस तरह उसको मंजर आम पर लाया गया। तो जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो मौजूद है और कोई ना कोई मकासद हासिल किए जाने मतलूब है। अब ये जो पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है उसकी तो अभी एक मिसाल आप देखिए ना कि अभी ये खबर आई कि जो हिलरी क्लिंटन के जो प्राइवेट उससे ईमेल्स जो ईमेल्स भेजी जाती थी या वसूल की जाती थी, वो सारी जो है वो रिलीज कर रही है वहां की हुकूमत जो है। बल्कि उसमें तो उन्होंने आज ताजा खबर ये दी कि जो हमारी मलिहा लोधी साहब है उनको मैसेंजर करार दिया कि वो जनरल कयानी साहब और अमरीकी हुकाम के दरमियान मैसेंजर थी। वो अब वो ये ईमेल अंदर आम पर आई हैं, उनमें एक ये भी है कि जनरल कयानी साहब ने मलिहा लोधी के जरिए से हिलरी क्लिंटन को कोई पैगाम भेजा, मेमो कमीशन के हवाले से। हाँ, वो पैगाम उन्होंने उस ईमेल के जरिए आउट नहीं किया, वो एडिट कर दिया उसे, वो उसको एडिट कर दिया, इसे सेंसर कर दिया। लेकिन ये बात सामने आ गई कि मलिहा लोधी उनका पैगाम लेके गई थी। तो आप ये बताइए मुझे कि जब ये बैकडोर चैनल्स जो हैं उनमें क्या होता रहता है, ये हमें क्या मालूम हो सकता था। अगर ये हिलरी क्लिंटन की ईमेल जो है इस तरह मंजर-ए-आम पर ना आती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कयानी साहब जो थे वो पसे पर्दा क्या कर रहे थे। तो पसे पर्दा जो है कुव्वतें जो है वो बहुत कुछ करती रहती हैं
तो उजैर बलोच के पीछे भी काफी पुरस्कार कहानियां मौजूद हैं। हाँ। और अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के वो कुछ सवाल और शामिल साहब लोगों बीच तक में रह गया बात ना, पहुंचता है। वो सवाल बीच में रह गया कि जो आपने जिक्र किया कि मुनासिब वक्त का शायद इंतजार था, तो मैंने जानना ये चाहा कि अभी ही क्यों ये वक्त अहम क्यों बन गया, मौजूदा वक्त जो है। देखिए, अब देखने की बात यह है कि आया इस वक्त का इंतखाब चौधरी निसार अली साहब ने किया है ठीक, या किसी और अदारे ने किया है। अगर चौधरी निसार अली साहब ने किया है तो इसका मतलब तो ये है कि जो खुर्शीद शाह साहब से उनका एक उनकी चपकलस चल रही थी और उससे पहले सिंध हुकूमत के साथ उनका एक तनाजा खड़ा हो गया था, तो उस हवाले से उन्होंने पीपल्स पार्टी पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। और लेकिन अगर चौधरी निसार अली साहब से भी पूछे बगैर कोई काम किया गया है तो फिर इसके मकासद कुछ और हो सकते हैं। लेकिन चौधरी निसार अली साहब जिस तरह के वजीर हैं और जितने असर्टिव हैं, ये बात समझ में नहीं आती कि उनके एतमाद में लिए बगैर या उनकी इजाजत लिए बगैर ये काम कैसे किया गया हो। बहरहाल अभी तो इस बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आने वाले वक्त में बहुत से किस्से जो है सामने आते चले जाएंगे, लेकिन अगर इससे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो ताल्लुकात हैं उनको ज्यादा सदमा भी पहुंच सकता है और हो सकता है कि इनको संभालने की कोशिश भी की जाए। इसके लिए अब इंतजार ही करना पड़ेगा। जुल्फिकार मिर्जा साहब से मंसूब बयान है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग जो खुद साख्ता जिलावतनी के शिकार हैं उनको बहुत टेंशन होगी और वो वतन वापस आ सकते हैं। बस जुल्फिकार मिर्जा साहब तो अजीब शख्सियत हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि उजैर बलोच मेरा भाई है। हाँ जी, अभी भी कह रहे हैं। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि पीपल्स अमन कमेटी को मैंने मुसल्लह किया जी, गोया वो इसको तैयार कर रहे थे एम के जो साथ मुकाबला करने के लिए। ठीक, अब ये भी बड़ी मसला होता है ना कि जब आप ये वबा है ना, दहशत गर्दी भी एक वबा की तरह है। अगर एक तरफ से दहशत गर्दी के जरिए से ताकत हासिल की जाएगी तो दूसरी ताकतें जो हैं वो भी फिर यही हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। बिल्कुल ठीक है। अगर एक ब्रेक ले लें जो है उनको काम ना करने दिया जाए। ठीक है, एक ब्रेक नाज़रीन यहां पर लेते हैं, प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आज हमने नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ रब्ता करते हैं, उनके लिए एक सवाल भी छोड़ा था कि क्या उजैर बलोच की गिरफ्तारी के तनाजुर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो मुफाहमत थी वो मुखासमत में तो नहीं बदल रही। तो उसके बड़े दिलचस्प नताइज सामने हैं। अब तक 48% ने कहा कि हाँ ऐसा हो रहा है और 52% ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, यानी मुफाहमत मुखासमत में नहीं बदल रही। लेकिन 48% लोग जो हमें देख रहे थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मुफाहमत खत्म होती दिखाई दे रही है। चलिए, अब ये कह सकते हैं कि मुखासमत में बदल सकती है, बदल सकती है। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब इसको इस हद तक नहीं ले जाना चाहेंगे और उनको वो भी मुस्तरब होंगे कि कोई ऐसा ना हो सके कि हालात को इस तरफ धकेल दिया जाए। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि कोई अजब तरीके से हो रही हैं। मैं नहीं ये समझता कि वजीर आजम की ये मर्जी से या उनकी ख्वाहिश पर या उनके इशारे पर हो रही होंगी। बिल्कुल ठीक है। शाम साहब, आपके साथ प्रोग्राम करने का एक फायदा मुझे जरूर हुआ कि जराए तक जो रसाई है वो मुमकिन हो पा रही है। तो वो जो खुर्शीद साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी कुछ आज हमें सूझबूझ लगी, और फिर जो डीएचए से जो रिकॉर्ड चाहिए नैब को, डीएचए राजी स्कैंडल के हवाले से, उस बारे में भी कोई खबर सामने आई है। खुर्शीद शाह साहब के हवाले से तो ये खबर आई थी ना कि भाई नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं, वो जराए जो मुकदमात हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। नहीं, वो जराए के जराए ने इस बात की तरदीद की है। बिल्कुल तरदीद की है। तो इसका मतलब यह है कि जो हुकूमती हलकों में खुर्शीद शाह साहब के मुखालफिन हैं उन्होंने इस खबर को भी उड़ा दिया है। और जो दूसरी डीएचए वाला मामला था, मजीद दबाव पड़े। बिल्कुल, जो डीएचए वाला मामला उस पर भी जो हमें पता चला वो यही है कि डीएचए को चिट्ठी जरूर लिखेगी नैब की जानिब से कि फलां रिकॉर्ड चाहिए,
लेकिन डीएचए की इंतजामिया ने वो रिकॉर्ड नैब तक नहीं पहुंचने दिया और ना ही उन्हें रसाई दी है अभी तक की खबरों के मुताबिक। उसकी तस्दीक की है उन्हीं जराए ने। देखिए, नैब जो अपना ये जो डीएचए है, इसने नैब को शिकायत लगाई थी और इसका मतलब यह था कि जिनकी शिकायत ये लगा रही है उनकी मुश्किल कस दी जाएंगी जी। बाद में जब मामला आगे बढ़े तो पता चला कि ये तो बहुत संगीन मामला है और ये जो डीएचए ने जब जॉइंट वेंचर्स के एग्रीमेंट किए हैं मुख्तलिफ अदारों से, तो फिर सारी चीजों का जायजा लेना पड़ेगा ना कि किसी अदारे का कसूर कितना है और खुद डीएचए के मुख्तलिफ अफसरान जो है उनका कसूर कितना है कि चीजें जो है पाया तकमील को नहीं पहुंच सकी। और फिर इसमें आप देखिए कियानी साहब भी लपेट में आ गए और अब ये खबरें छप रही हैं कि कियानी साहब को, जनरल कियानी साहब को तो क्लीन चिट दे दी गई है कि उनका कोई लेना देना अपने भाई के कारोबार से नहीं था। लेकिन सवाल यह भी है कि उनके भाई का कारोबार था जी। उसका, उसमें भाई का कसूर कितना है और डीएचए के अफसरान जो थे उस वक्त के उनका कसूर कितना है। पर ये अगर डीएचए चाहती है कि तहकीकात हो और तो फिर तो मामला उसको अपनी फाइलें खोलनी पड़ेंगी और दिखानी पड़ेगी, वगरना पर अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ेगी, फिर खुद निपट ले उनसे और तय करे बैठकर जैसे कारोबारी लोग तय करते हैं। ठीक, शामिल साहब, एक बड़ा अहम मामला था, ये कुर्बान हसन राजा साहब हैं, ये बता रहे थे कि एक साहबजादे इनके उमर मतीन साहब ये 2 साल से दुबई में पुरस्रार तौर पर लापता हैं और बहुत उन्होंने कोशिश की कोई इनका सुराग मिल सके, इनके बारे में खबर मिल सके, ये कहाँ गायब है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई और उनकी कोई इसमें पेशरफ नहीं हो सकी। तो कुर्बान राजा साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इस अहम मामले पर उनसे तफसीलात जानते हैं। इनका कहना यह है कि इनका जो बेटा है जी, वो एक अपने जिस अदारे में काम करता था उसका एक चेक कैश कराने गया था। हाँ। और वो चेक कैश कराकर वापस नहीं आ सका और जो फिर वो टैक्सी जिसमें गया था उसका ड्राइवर वो भी लापता हो गई। फिर ड्राइवर जो था उसके ऊपर इल्जाम लगा, लेकिन वो भी कोई मामला सिरे नहीं चढ़ सका। तो अब उस बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा वो कहां गया, उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई और ये बेचारे परेशान हैं और पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी इस हवाले से कोई मदद नहीं की। एक तो मुश्किल ये है कि हमारे सफारत खाने जो हैं वो कहीं इस तरह के मामलात हो जाएं उससे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। इनकी फरियाद उनको सुननी चाहिए तो ये और इनकी मदद करनी चाहिए, उस बच्चे का सुराग लगाना चाहिए। सुने इनसे कुर्बान साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान साहब, बताइएगा क्या अब तक आपको पेशरफ्त हो पाई, क्या मालूमात मिल सकी अपने बच्चे के हवाले से? जी मैं जी मुख्तरन अर्ज करूंगा। मैं अपनी दास्तान गाम 2 शेरों से शुरू करूंगा जी। मैं किसके हाथ से अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दास्ताने, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। सर बात यह है कि मैं अपनी गवर्नमेंट सर्विस की मेरी बीवी भी टीचर थी, हमने अपने बच्चों को हलाल रोजी से रिज़्क से पाला बड़ा किया। सबसे छोटा बेटा मेरा 4 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा है मोहम्मद उमर मतीन, ये MBA करके 2012 में दुबई गया और एक कंपनी में जो पाकिस्तानी जिसके मालिक हैं तीन हजरात, वहां पर इसे जॉब मिली एज अकाउंटेंट और ये बैंक जाता रहता था। 2011 में मैंने इसकी शादी यहाँ पिंडी में की और बेटी थी इसकी अब 3 साल की है, पहले 1.5 साल की थी। उसने अपनी बीवी को और बच्ची को 2 जनवरी 2014 को वहां बुलाया 3 साल की रेजिडेंस वीजे पर, इस इंटेंशन के साथ कि वो उसने अभी 3 साल और वहाँ जॉब करनी है और वहाँ रहना है। लेकिन अभी 2 महीने उन बच्चों को गुजरे थे, कमरे में उसने अपना हम्बल सा स्टार्ट लिया, कमरा किराए पर लिया और वहीं भी किचन सारा कुछ बनाया, बेड डाला उधर। और 1 मार्च को उसे बैंक भेजा गया एम्प्लॉयर ने। कंपनी का नाम था जी रुस्तम एक्सट्रीम सॉल्यूशंस, 902 टिफनी टावर्स JLT दुबई। मालकान पाकिस्तानी है, तो मैं उनको नहीं जानता था। अच्छा कुर्बान साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, मुख्तसर बता दीजिएगा कि अब आप क्या चाहते हैं और क्या ये चेक कैश करा के वापस नहीं आया लड़का। मुझे आज तक कोई बेटे का पता नहीं चला जी, 2 साल हो गए हैं और मैं हर जगह मारा फिरता हूँ, 2-3 दफा दुबई गया हूँ जी। और अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे आई जस्ट वांट टू असर्टेन एग्जिस्टेंस लोकेशन ऑफ माय सन। और इस हिसाब में मैं बड़ी अर्जियां देता हूँ, सब करता हूँ। ठीक है कुर्बान साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म। शाम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर इस पर?
देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए सख्ती के साथ, और दुबई हुकूमत को ये कहना चाहिए कि इसका सुराग लगाए। उनका तो निजाम बहुत अच्छा है, तफ्तीश का भी, सुराग रसानी का भी, और पाकिस्तानी सफारत खाना भी जान लड़ाए, ताकि इस वालिद जो है इसकी आंखों को ठंडक उसकी मिल सके। शाम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन NA 122 में डीसीट करने की जो दरख्वास्त थी अलीम खान साहब की, वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो उन्होंने हलफनामे पेश किए थे वोटों के इंदराज व अखराज के हवाले से, वो भी गलत हैं। यानी वो कहीं दूसरे इलाकों के वोटर्स हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो कहीं जी कह रहे हैं ये कहीं दीर और सवार से भी कुछ हलफनामे जहां जमा कराए गए। लेकिन अलीम खान साहब से मेरी बात हुई, अलीम खान साहब ने कहा कि अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोबिंग हुई नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ने पहले कैसे फैसला दे दिया? चलिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उससे मालूम होगा ना, जब तफसील उसकी हम देखेंगे। वरना तो दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ठीक है, और कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनको गलत मालूमात फराहम कर दी हैं, हाँ। तो फिर जाहिर है कि फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।